हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले लेक्चरर के एग्जाम के लिए और साथ ही साथ जूनियर एडिट और यूपी के उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पे इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। ऑप्शन है आपके पास विलियम वर्ड्सवर्थ, हेनरी फील्डिंग, जीबी शॉ और बर्ट्रैंड रसेल। फिर से क्वेश्चन पढ़ दूँ, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स को किसने लिखा था। ऑप्शन जो आपके पास हैं उनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्ट्रैंड रसेल ने इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स लिखा था। बर्ट्रैंड रसेल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि बर्ट्रैंड रसेल कौन सी सेंचुरी के राइटर हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। अगर बात की जाए बर्ट्रैंड रसेल की, तो ये आपके उत्तराखंड लेक्चरर के सिलेबस में साफ तौर पे दिया है। पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे, कुछ क्वेरीज थी कि सिलेबस का ही कराएं, तो सिलेबस के ही वो भी क्वेश्चन थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कॉलेज का भी रेफरेंस आयोग लेगा ही लेगा। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर ए, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर। विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि आपको पता है 1798 में मिलके एसटी कॉलेज के साथ, इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, लिरिकल बैरेट लिखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात की जाए तो एसटी कॉलेज से मुलाकात कब हुई थी, 1795 में हुई थी। जो दो बेसिक से क्वेश्चन विलियम वर्ड से बनते हैं, उनमें जो पहला क्वेश्चन आता है कि इनका बर्थ कब हुआ था, तो जिनका बर्थ हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1717 को। 1770 को विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ हुआ था। अगर बात की जाए इनकी डेथ की, तो वो कब हुई थी, 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी। कॉमन बात यह है कि इनका बर्थ और डेथ दोनों ही अप्रैल मंथ में ही हैं। अगर बात की जाए इनके बर्थ की, तो इनके बर्थ प्लेस का नाम क्या था, कुकर माउथ, COCKERMOUTH, कुकर माउथ इनके बर्थ प्लेस का नाम है। इसके साथ साथ रेडल माउंट इनके डेथ प्लेस का नाम है। रेडल माउंट किसका नाम है, इनके डेथ प्लेस का नाम है। ठीक है, अब बात आ रही है डेथ की, तो आपको पता है कि डेथ पे जो हम वर्क लिखते हैं उसको हम ऑबिचुअरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑबिचुअरी, जिसको हम लोग शोक संदेश भी हम इसको बोलते हैं। तो ये भी आप एक लिटरेरी टर्म्स में अक्सर पूछा जाता है कि ऑबिचुअरी क्या है। एक तरीके का शोक संदेश को हम लोग क्या कहते हैं, ऑबिचुअरी कहते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ किसकी ओर, ऑप्शन नंबर बी, यानी हेनरी फील्डिंग की ओर। तो हेनरी फील्डिंग कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करेंगे, 18 सेंचुरी से बिलोंग करेंगे। हेनरी फील्डिंग कौन सी सेंचुरी में आएंगे, 18 सेंचुरी में आएंगे। हेनरी फील्डिंग, जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम क्या है, शामिला। हेनरी फील्डिंग कौन से वर्क के लिए जाने जाते हैं, शामिला के लिए हेनरी फील्डिंग को जाना जाता है। अगर बात की जाए शामिला की, तो आपको पता होगा ये कौन से वर्क की पैरोडी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हेनरी फील्डिंग की शामिला कौन से वर्क की पैरोडी है। अगर बात की जाए हेनरी फील्डिंग के कंटेम्प्रेरी राइटर की, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन जो होते हैं, यानी आपके जन्म के आसपास जो भी बच्चा आपके पैदा हुए हैं वो आपके समकालीन कहलाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, हेनरी फील्डिंग की, तो शामिला तो इन्होंने लिखी थी। आपसे जो पूछा गया है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब मैं बात करूँ किसकी, हेनरी फील्डिंग के कंटेम्प्रेरी राइटर की, तो कंटेम्प्रेरी राइटर में कौन कौन आएंगे। आपको पता है हेनरी फील्डिंग कौन से एक ग्रुप से भी बिलोंग करते थे, जिसमें आपके कौन कौन आते थे। एक तो आपके जोसेफ एंड्रयूज आते थे, इसके साथ साथ रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न और स्मॉलेट, ये 4 राइटर थे। रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टर्न और स्मॉलेट। जोसेफ एंड्रयूज, जो कि आपका फर्स्ट पिकारेस नोवेल माना जाता है, क्या माना जाता है, फर्स्ट पिकारेस नोवेल जोसेफ एंड्रयूज माना जाता है, जो कि किसने लिखा था, हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न और आपका जो मैंने आपको बताया वो कौन सी ग्रुप से आते हैं। इनके लिए खास टर्म जो कि इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ होता है वो क्या है, 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स। 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स में कौन कौन आते हैं, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलेट और स्टर्न, ये 4 राइटर किस में आते हैं, 4 व्हील्स ऑफ नोवेल्स में आते हैं। जोसेफ एंड्रयूज भी किसने लिखा है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, जो कि फर्स्ट फिकारेस नोवेल भी माना जाता है। सबसे जरूरी है कि हेनरी फील्डिंग कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, 18 सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। अगर बात की जाए किसकी, जीबी शॉ की, तो जीबी शॉ का पूरा नाम भी अक्सर पूछा जाता है, जिनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जिनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगर बात की जाए जीबी शॉ की, तो आपको पता होगा जीबी शॉ के प्लेस को हम लोग क्या बोलते थे, प्लेस ऑफ आइडियाज़ बोलते थे। क्या बोलते थे, प्लेस ऑफ आइडियाज़। किस राइटर के प्लेस को प्लेस ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है, उसका सही आंसर क्या होगा, जीबी शॉ। अगर बात की जाए जीबी शॉ के प्लेस की, तो इनका जो फर्स्ट प्लेस था वो कौन सा था, विडोवर्स हाउस। क्या नाम था, विडोवर्स हाउस इनका फर्स्ट प्लेस था, जो कि जिसमें कि 3 एक्ट हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विडोवर्स हाउस में कितने एक्ट हैं, तो कितने एक्ट हैं आपके, 3 एक्ट हैं। जीबी शॉ जो कि प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते थे, किसके लिए जाने जाते थे, प्रॉब्लम प्लेस के लिए जाने जाते थे। किसकी बात हो रही है, जीबी शॉ की बात हो रही है। अगर बात की जाए इनके अदर वर्क की, तो द एप्पल कार्ड भी इन्हीं का वर्क है। क्या नाम बताया मैंने, द एप्पल कार्ड। द एप्पल कार्ड किसका वर्क है, जीबी शॉ का वर्क है। और इसके साथ साथ
इनका एक और प्ले है जिसका नाम क्या है आपका सेंट जॉन। क्या नाम है? सेंट जॉन। इनका एक ऐसा वर्क है जो कि प्रॉब्लम प्ले नहीं था, वरना सभी वर्क लगभग जी बी शॉ ने प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं। क्या बताया मैंने? प्रॉब्लम प्ले कौन लिखा करते थे? जी बी शॉ लिखा करते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करूं, इन्होंने डॉन जुआन इन हेल इस फ्रेज़ का यूज़ किया है मैन एंड सुपरमैन में। ये फ्रेज़ आपसे पूछा जा सकता है, डॉन जुआन इन हेल, ये फ्रेज़ कौन से वर्क में आता है? डॉन जुआन इन हेल ये फ्रेज़ आता है आपका किस में आएगा? मैन एंड सुपरमैन में। मैन एंड सुपरमैन किसका वर्क है? जी बी शॉ का वर्क है, जिसमें डॉन जुआन फ्रेज़ का यूज़ किया गया है। मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रेज़ JUANIN, डॉन जुआन इन हेल। ये फ्रेज़ किस वर्क में यूज़ होता है? मैन एंड सुपरमैन में यूज़ होता है। तो ये था जी बी शॉ के बारे में। अब अगर हम बात करूं बर्ट्रैंड रसल की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि 20वीं सेंचुरी के राइटर हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है कि कौन सा राइटर मैथमेटिशियन था, तो उसमें आपका बर्ट्रैंड रसल का नाम आएगा। ज़्यादातर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क बर्ट्रैंड रसल के ही नाम के इंग्लिश लिटरेचर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये एक फिलोसोफर भी थे और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1950 में मिला था। लाइक करना आप ना भूलें। मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचा रहा हूं, तो आप भी मुझे मेरे टारगेट यानी 50 लाइक्स का टारगेट आप पूरा करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ये जो भी आपके एमसीक्यू बने हैं, उत्तराखंड लेक्चर के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही बनाए जा रहे हैं। जो आपके 40 से 44 राइटर दिए हैं, वही इनमें सभी कवर होंगे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु वॉज द राइटर ऑफ 20th सेंचुरी हु बिकेम एन एथीस्ट इन यंग एज बिकॉज ऑफ रीडिंग मोर रिलीजियस बुक्स? Who was the writer of 20th century who became an atheist in young age because of reading more religious book? ऑप्शन में आपके पास हैं जॉन डन, बर्ट्रैंड रसल, टी.एस. इलियट और थॉमस हार्डी। अब थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएं तो जॉन डन तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या हुआ? 17th सेंचुरी के पोएट हैं। कौन सी सेंचुरी के हैं? 17th सेंचुरी के। क्वेश्चन में पूछा है कि 20th सेंचुरी का वो पोएट है, तो थॉमस हार्डी, टी.एस. इलियट जो कि मॉडर्न एज से आ जाते हैं। थॉमस हार्डी की अभी हम बात करेंगे। अब इसका जो सही आंसर है वो आपका बर्ट्रैंड रसल। बर्ट्रैंड रसल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में रिलीजियस बुक्स पढ़ने के कारण इनका नेचर एथीस्ट हो गया था और ये पूरी तरीके से एथीस्ट बन गए थे। अगर बात की जाए बर्ट्रैंड रसल की, मैंने अभी आपको बताया 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और इनको 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला है। क्या मिला है? 1950 में नोबेल प्राइज़ मिला है। अब बात की जाए जॉन डन की, कन्फ्यूज़ क्यों होता है? क्योंकि जॉन डन को भी क्या कहा जाता है? पोएट ऑफ सरमन्स कहा जाता है। पोएट ऑफ सरमन्स का मतलब क्या हुआ? भजन वगैरह गाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग सरमन्स कहते हैं। तो पोएट ऑफ सरमन किसे कहा जाएगा? जॉन डन को कहा जाएगा। टी.एस. इलियट की अगर बात की जाए तो मॉडर्न एज के राइटर हैं टी.एस. इलियट, जिनका बहुत ही फेमस वर्क कौन सा है? मर्डर इन कैथेड्रल। क्या है? मर्डर इन कैथेड्रल। अगर आपसे मर्डर इन कैथेड्रल का पोइटिक जॉनर पूछा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे? मर्डर इन कैथेड्रल एक क्या है? पोइटिक प्ले है। क्या है? एक पोइटिक प्ले है मर्डर इन कैथेड्रल। इसी के साथ साथ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फुकॉक, ये किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का वर्क है। टी.एस. इलियट की अगर मैं पूरे नाम की बात करूं तो थॉमस स्टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। अब मैं बात करूं किसकी? थॉमस हार्डी की। तो थॉमस हार्डी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपने अभी तक वीडियो देख ली लेकिन आपने लाइक नहीं करा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने लाइक से हमारा मोटिवेशन बनेगा और 50 लाइक होते ही आपके पास मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर रहा था किसकी? थॉमस हार्डी की। तो थॉमस हार्डी की अगर आपसे सेंचुरी पूछेगा तो आप 19th सेंचुरी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? 19th सेंचुरी के साथ जाएंगे, क्योंकि इनका जो बर्थ है वो क्या है? 1840 से लेकर के 1928 अक्सर पूछा जाता है थॉमस हार्डी का बर्थ। और ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि वेसेक्स नोवेल किसने लिखे थे? तो उसका भी आंसर क्या होगा आपका? थॉमस हार्डी। इसके साथ साथ रीजनल नोवेल भी लिखा करते थे। जिस रीजन में ये नोवेल लिखते थे वहाँ का नाम वेसेक्स था, इसीलिए वेसेक्स नोवेल इनके नोवेल्स का नाम पड़ा। अगर बात की जाए इनके अदर वर्क की तो द ट्रम्पेट नोवेल इनका पहला हिस्टोरिकल नोवेल है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन थॉमस हार्डी का फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, क्या नाम बताया मैंने आपसे? द ट्रम्पेट नोवेल। क्या? द ट्रम्पेट नोवेल। द ट्रम्पेट इनका पहला हिस्टोरिकल नोवेल है। द ट्रम्पेट इनका पहला हिस्टोरिकल नोवेल है। इसके साथ साथ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का ईयर काफ़ी पूछा गया है। 1886 में द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आया था। और फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड, क्या कहा मैंने? फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड इनका एक ऐसा नोवेल है जो कि विदाउट पेसिमिज्म की थ्योरी के है। थॉमस हार्डी कैसे पोएट थे? पैसिमिस्ट थे। कैसे थे? पैसिमिस्ट थे। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। इसके साथ साथ रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसे पोएट थे? क्या वो पैसिमिस्टिक थे या ऑप्टिमिस्टिक थे? कमेंट बॉक्स में मुझे आपका आंसर चाहिए। इन दोनों का आप कंपैरिजन करके अपनी कॉपी में लिख लें कि थॉमस हार्डी तो पैसिमिस्ट पोएट थे, लेकिन रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसे पोएट थे? इसका जो अपोजिट होता है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग थे।
अगर मैं बात करूँ इनकी फ़र्स्ट लिटरेरी सक्सेस की, तो जो वर्क मैंने अभी आपको बताया फार फ्रॉम मेंडिंग क्राउड इनका फर्स्ट लिटरेरी सक्सेस मानी जाती है। इसके साथ साथ 1894 जूट द ऑब्स्टिकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। जूट द ऑब्स्टिकर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसकी बात हो रही है? थॉमस हार्डी की बात हो रही है। तो ये थे लर्नर्स आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये मेहनत आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलें। अब मैं बढ़ता हूँ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस की ओर। ग्रामर के क्वेश्चन जो कि आपको ये अभी स्क्रीन में दिख रहे हैं। देयर इज़ नो वन डैश हैज़ नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। यहाँ पे छोटा सा आप मुझे कॉन्सेप्ट बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देयर इज़ नो वन अगर जहाँ पे आता है नो वन एवरी वन, इस तरीके के जब जहाँ पे वर्ड आते हैं तो हम वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? इसका जो सही आंसर क्या होगा? WHO हु प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक स्पेलिंग्स जो मैंने आप लिखी हैं आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं, ये आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। जैसे बिजनेस में सिंगल एल सिंगल आई होता है लेकिन डबल एस होता है। एफॉरेस्टेशन में डबल एफ होता है लेकिन डिफॉरेस्टेशन की आप मुझे स्पेलिंग लिख के बताएंगे कि डिफॉरेस्टेशन की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ एक और क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन जिसका कि आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यहाँ पर इस डैश की जगह में कौन सा प्रोनाउन आएगा। इस डैश की जगह में कौन सा प्रोनाउन आएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइक करना ना भूलें वीडियो को। थैंक यू।